देखिए, पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी राजनीतिक दलों की गुण, दलीय व्यवस्था के गुणों के बारे में हमने चर्चा की थी, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वह निरंकुशता पर नियंत्रण। राजनीतिक दलों में जो बहुसंख्यक राजनीतिक दल जो शासन सत्ता में आ जाते हैं, और जो अल्पसंख्यक राजनीतिक दल होते हैं जिनको संख्या का अभाव होता है, वो विपक्ष का काम करते हैं। इसलिए हमेशा सत्तारूढ़ राजनीतिक दल द्वारा जो शासन कार्य किया जाता है और जो जनता के हित में जो काम का, अगर विपक्षी राजनीतिक दलों को ये लगता है कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की जो सरकार है वो अपने राजनीतिक दलों से संबंधित लोगों के हित में काम कर रही है या जनहित में कार्य नहीं किया जाता है, ऐसी परिस्थिति में विपक्षी राजनीतिक दलों का ये मुख्य दायित्व होता है कि वो सरकार पर नियंत्रण रखे आंदोलनों के माध्यम से। देखिए, इसमें अहिंसात्मक आंदोलन किया जा सकता है, धरना दिया जा सकता है, और भी मौन जुलूस निकाला जा सकता है, परंतु इसमें हिंसा का कहीं कोई जगह नहीं। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि विपक्षी राजनीतिक दलों के प्रभाव के दबाव के कारण सरकार को कई मामलों में पीछे हटना पड़ता है। इसलिए दलीय व्यवस्था की, जबकि राजतंत्र, कुलीनतंत्र, अधिराज्य शासन तंत्र में जैसा वो लोग चाहते हैं वैसा शासन, चाहे वो जनता के हित में हो या नहीं हो। इसलिए दलीय व्यवस्था की ये बहुत अच्छी विशेषता है कि इसमें जनता के हितों को ध्यान में रखे, जनता के हित में जन कल्याणकारी कार्यों का काम किया जाता है। अगर नहीं करती है सरकार तो उस पर दबाव बनाया जाता है। ये सब काम लोक राजतंत्र, कुलीनतंत्र, अधिनायक तंत्र में संभव नहीं है। इसके बाद में है कि श्रेष्ठ एवं जनहितकारी कानूनों का निर्माण। देखिए, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाते हैं। जैसे हमारे देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में, जैसे हमारे यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में संबंधित होते हैं, और व्यवस्थापिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और व्यवस्थापिका हमेशा कार्यपालिका पर दबाव बना के रखते, नियंत्रण रखते। अगर कार्यपालिका ऐसे कार्यों का निर्माण करेगी या जनहित में ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं करके अपने हित के कार्यों का काम करना चाहेगी जो अपने राजनीतिक दल से संबंधित है, तो बहुत सी परिस्थिति हमारे देश में ही कई बार अविश्वास प्रस्ताव का व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लिया जाए, और जिसमें सरकार, हमारे देश के लोकतंत्र 9 बार सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। तो हम कह सकते हैं कि दलीय व्यवस्था में श्रेष्ठ कानून, अगर श्रेष्ठ कानून जनहित के कानून होंगे, अच्छे कानून होंगे जो जनता के हित में होंगे, तो निश्चित रूप से विपक्षी राजनीतिक दल भी उसका समर्थन करेंगे। यह दलीय व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की दलीय व्यवस्था में ही संभव है। जबकि कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र में इस प्रकार की व्यवस्था को वहाँ राजा निरंकुशता है, तानाशाह के आधार पर भी कानून का, पहली बात तो कानून भी राजा ही बनाता है, लागू भी वही करता है और उनकी रक्षा भी वही करता है। तो एक ही व्यक्ति में संपूर्ण शक्तियाँ होती हैं, अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र, राजा। जबकि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में अच्छे कानून, यही देखिए, यही परिणाम है कि आज इंग्लैंड हुआ, अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी, वो देश बहुत आगे जा चुके हैं, क्योंकि जनता के हित में और वहाँ की लोग विकसित भी है वो देश। अब विकासशील देशों में भी धीरे धीरे प्रयास हो रहा है। आज हमारे देश में भी अगर अच्छी शिक्षा का या अच्छे लोगों के हित में, जो गरीब का बच्चा भी आप बहुत आगे बढ़ रहा है, तो इसमें यही है कि अच्छे कानून का निर्माण हुआ है। गरीब तबके के लोग भी आगे सर्विस में जा रहे हैं, उनके हित में भी योजनाएं लागू की जा रही हैं। ये सत्य है कि इतने अधिक मात्रा में लोग लाभान्वित नहीं हुए जितना होना चाहिए। अगला पॉइंट है इसका समन्वय और सामंजस्य। राजनीतिक दल सरकार में इस प्रकार का, देखिए, अगर राजनीतिक दल हमेशा ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो फिर वो जनता के हित में नहीं होता। परंतु अगर राजनीतिक दल जनहित के कार्य में, विपक्षी राजनीतिक दल भी अगर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के साथ कंधा से, जैसे कि विदेश नीति के संदर्भ में राजनीतिक दल हमेशा एक मत पे होते हैं, चाहे वो विपक्ष में ही क्यों नहीं, तो आपस में अगर सामंजस्य होगा तो निश्चित रूप से दलीय व्यवस्था के हित में होगा, दलीय व्यवस्था के अनुकूल। और केवल राजनीतिक दल हमेशा ही सरकार के अच्छे कार्यों की भी आलोचना करते रहेंगे। और उसी प्रकार जैसे हमारे यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है, और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अगर आपस में मिलजुल के काम करेंगे और जनता के हित में काम करेंगे तो निश्चित रूप से देश विकास की ओर बढ़ेगा। और केवल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होगी। इसमें ये सही है कि दलीय व्यवस्था में, जहाँ द्विदलीय व्यवस्था है, वो देश आज बहुत आगे चलेगी, और जहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, हालांकि बहुदलीय व्यवस्था फ्रांस में भी है, परंतु वो विकसित देश है। हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, कई बार सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, राजनीतिक दलों से समर्थन वापिस सरकारें गिर जाती हैं, और हमारे देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में तो ऐसा 5 बार।
इसके बाद में विभिन्न मतों का संगठन। देखिए, किसी भी लोग अलग अलग मत के लोग होते हैं लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। जिनकी विचारधारा बीजेपी से है वो बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे, जिनकी कांग्रेस से है वो कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे। परंतु इन विभिन्न मतों और विचारधारा व्यक्तियों में भी एक संगठन होना चाहिए। देश के हित में, जनता के हित में, विकास के हित में ये एक मत की राय रखेंगे तो निश्चित रूप से उनके कार्य होंगे। और केवल उनका काम विरोध करना ही है कि नहीं साहब, हमें एकता रखनी नहीं, एक दूसरे का विरोध ही करेंगे जो अच्छा काम भी हो रहा है। तो जब तक विभिन्न मतों का संगठन हो, ये दलीय व्यवस्था में ही संभव है। अब लोग अधिनायक तंत्र, कुलीनतंत्र, राजतंत्र, शासन व्यवस्था में चाहे कितने अच्छे मत रख लो, अगर राजा तानाशाह है या निरंकुश है तो जनता की भावनाओं का ध्यान नहीं रख पाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें विभिन्न मतों के संगठन के आधार पर भी विचार समूह होंगे, लोग एक दूसरे पर, देखिए अच्छा मंथन अगर विभिन्न राजनीतिक दलों के मंच के द्वारा, विभिन्न राजनीतिक दलों या समाज सेवी संगठनों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा अगर सरकार के पास में इस प्रकार के मत आएंगे जो जनहित में हैं और उन मामलों में उनको एक, और ये दलीय व्यवस्था के अंतर्गत ही संभव। इसके बाद में है राष्ट्रीय एकता। देख, जहाँ तक विदेश नीति का सवाल है, सभी राजनीतिक दलों को एक होना चाहिए और ये राजनीतिक दलों का एक दायित्व भी है कि वो राष्ट्र की एकता के लिए, आज हमारे देश की एकता और अखंडता को अगर किसी प्रकार खतरा, चाहे किसी भी देश के व्यक्ति हो, जब तक उनमें राष्ट्रीय एकता नहीं होगी, चाहे विरोधी विचारधारा के हो सकते हैं, परंतु विदेश नीति के मामले में, राष्ट्र हित के मामले में अगर देश के प्रति अगर वो पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है, और ये दलीय व्यवस्था में ही संभव है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दलीय व्यवस्था का अंतर एक मुख्य गुण ये भी होता है कि राष्ट्रीय एकता होती है। और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास तो संभव ही दलीय व्यवस्था में है। कोई भी व्यक्ति अपना सामाजिक या कोई भी समाज अगर आगे बढ़ रहा है तो आज वो लोकतंत्र की देन है, दलीय व्यवस्था की देन है। इसलिए हम कह सकते हैं, और सांस्कृतिक विकास का मुख्य उद्देश्य भी दलीय व्यवस्था में ही संभव है। बिना दलीय व्यवस्था के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास नहीं हो